So welcome to dear students for my new topic that is column. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड नया टॉपिक क्या है? कॉलम एंड स्ट्रेस. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो एज यू नो, एज लेमैन यू हैव हर्ड अबाउट द कॉलम्स. कॉलम क्या है? इफ़ यू विल गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कहीं आप जाते हैं, जहाँ कहीं भी आपका कोई बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वर्टिकल मेंबर्स you have, they are erected there, and these vertical members you can say these are columns, right? अब जितनी भी आपकी कंक्रीट की स्टील स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कंक्रीट वर्क्स हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि कॉलम के बारे में यू हैव सीन द कॉलम्स देयर. अब जो मेरा टॉपिक है कॉलम, तो अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बाकी व्हाट इज द कॉलम. बेसिकली जो इंजीनियरिंग डेफिनेशन है इसकी, कॉलम क्या है, यू अंडरस्टैंड. सो कॉलम यू कैन से columns are the structural member carry the heavy axial compressive load to support the structure. You understand? Column क्या है? Column आपके, you can say that the columns are vertical member to support the axial compressive load. You understand? वर्टिकल मेंबर है. जैसे ये कॉलम आपका क्या है? अगर मैं कॉलम की बात करूं तो दिस इज योर कॉलम. राइट? ये आपका लोड है यहां पे. आपका एक्चुअल कंप्रेसिव लोड. सो दिस इज द एक्सिस, राइट? You understand this? This is your सो अगर मैं कॉलम की कॉलम, यू अंडरस्टैंड, इसका जो डेफिनेशन है दैट इज कॉलम आर कॉलम्स आर द स्ट्रक्चरल members right? Columns are the structural members designed to support the axial compressive load, right? So columns, they are the very important part, or that they are the very important members of the structure. And what they, उसका significant क्या है? What is the significance of this? That they support the axial compressive load. You understand? Suppose आपका एक बिल्डिंग है, उसका
बिल्डिंग का जो भी बिल्डिंग का जो रूफ है, तो रूफ आपका रेस्ट करता है बीम के ऊपर, यू अंडरस्टैंड। और बीम जो है, बीम का जो लोड दैट इज सपोर्टेड बाय द कॉलम। अब जो बीम का लोड होगा वो क्या होगा, कॉलम्स के ऊपर एक्शियल कंप्रेसिव लोड होगा, यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन से कॉलम्स आर द स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन टू सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड। आप कह सकते हैं हैवी एक्शियल कंप्रेसिव लोड, दे कैन सपोर्ट द हैवी एक्शियल कंप्रेसिव लोड। So you can say they are the vertical members. Columns are always vertical. तो इसमें सेकंड है आपका, ये कह सकते हैं they are vertical members. You understand? They are vertical members to support the axial compressive load. You understand? कॉलम क्या है आपके, वर्टिकल मेंबर्स होंगे, इंक्लाइन नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे, बट क्या होंगे, ये वर्टिकल मेंबर होंगे। और व्हाट दे सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड। अगर थर्ड पॉइंट इसका मैं लिखूं, जो आपकी क्रॉस सेक्शनल डिमेंशन की बात करेंगे, क्रॉस सेक्शनल dimensions of column large is, जो क्रॉस सेक्शनल डिमेंशन है कॉलम की, क्रॉस सेक्शनल डिमेंशन ऑफ कॉलम इज लार्ज, बड़ा होगा, यू अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि दे आर यूज्ड इन टू सपोर्ट द हैवी एक्शियल कंप्रेसिव लोड इन द सिविल स्ट्रक्चर्स लाइक कंक्रीट बिल्डिंग्स, स्टील बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एटसेट्रा, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका कॉलम का डेफिनेशन था, राइट। अब इसके साथ में एक और मेंबर है, जो चैप्टर का नाम था वहां पे स्ट्रट। अब स्ट्रट की बात करें हम, स्ट्रट क्या है, STURT, स्ट्रट। देखिए स्ट्रट इज आल्सो, दे विल आल्सो सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड। पहला पॉइंट तो यही होगा कि स्ट्रट भी जो है दे सपोर्ट एक्शियल कंप्रेसिव लोड। ये आपका जो एक्शियल कंप्रेसिव लोड था, ये आप कह सकते हैं हैवी, और ये आपका एक्शियल कंप्रेसिव लोड जो है, ये आप कह सकते हैं स्मॉल, यू अंडरस्टैंड। अब ये जहां पे देखिए, दे आल्सो सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड, कॉलम्स दे आल्सो सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड, बट दिस इज कॉलम एंड दिस इज स्ट्रट। नेचुरली देयर इज सम डिफरेंस देयर, डिफरेंस होगा तभी तो ये दोनों डिफरेंट नेमिंग इसका किया है। अब इसमें सेकंड क्या है कि जो कॉलम, तो आपने जैसे आपने सुना जहां पे पढ़ा कि कॉलम दे आर द वर्टिकल मेंबर्स, दे आर ओनली वर्टिकल मेंबर्स। कॉलम्स जो हैं वो किसी स्ट्रक्चर में जो भी है वो आपके वर्टिकल मेंबर्स हैं, यू अंडरस्टैंड। बट स्टर्ट्स जो हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर भी होता है, इंक्लाइंड मेंबर भी है, और इसके साथ साथ वर्टिकल मेंबर्स भी हैं, यू अंडरस्टैंड। तो आप कह सकते हैं कि स्टर्ट्स आर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एंड वर्टिकल, यू अंडरस्टैंड। स्टर्ट आपका हॉरिजॉन्टल भी है, जैसे ये है, ये आप ले लीजिए यहां से,
ऐसे जे है, सॉरी, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ये आपका इंक्लाइंड आ गया, इंक्लाइंड स्टड, राइट। इसी तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल भी आएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल है, सो दिस इज ऑल्सो स्टड। एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जो इनमें लोड होगा वो क्या होगा? एक्सियल कंप्रेसिव लोड, लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड। एक और होगा यहां पे, वर्टिकल मेंबर भी होगा, बट दिस वर्टिकल मेंबर, दिस इज अ स्मॉल वर्टिकल मेंबर। जहां तक कॉलम है, कॉलम इज ए लार्ज वर्टिकल मेंबर, यू अंडरस्टैंड, slender vertical member you can say, whereas the stud, this is a small vertical member. So you can say ये जो वर्टिकल आपका स्टड है, इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं, यू अंडरस्टैंड। ये आपका आ गया वर्टिकल स्मॉल वर्टिकल मेंबर, और यू कैन से दिस इज स्मॉल वर्टिकल मेंबर। ऐसे लिख लीजिए, स्मॉल वर्टिकल मेंबर। ये जो आपका स्मॉल वर्टिकल मेंबर होगा, तो ऑल द स्टड्स आर नॉट कॉलम। देखिए, ऑल द स्टड्स आर नॉट कॉलम। देखिए, ये इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्टड जो होगा, क्या वो कॉलम होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉलम इज ऑलवेज ए वर्टिकल मेंबर। इंक्लाइंड जो स्टड आपका होगा, इस तरीके से या इस तरीके से जो भी आपका इंक्लाइंड होगा, क्या वो आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट दिस इज कॉलम? नो, यू कैन से। बट जो वर्टिकल स्मॉल मेंबर है, स्टड, ये आपका स्टड है स्मॉल वर्टिकल। ये जो स्मॉल वर्टिकल स्टड है, जो स्टड लिख लीजिए, स्मॉल स्टड, दिस इज कॉलम, दिस कैन बी कॉलम। देखो, स्मॉल वर्टिकल मेंबर, उससे हम कॉलम कह सकते हैं। तो जहां से जो कंक्लूजन निकलता है, ऑल द स्टड्स are not column, only the vertical stud that is called as a column, you understand। vertical stud को हम column कह सकते हैं। और अगर column इसकी बात करें, यहां से देखिएगा, it has a small cross sectional dimension। जहां तक column की बात थी, it is having the cross-sectional dimension of the column is large, whereas in case of stud, cross-sectional dimension is small. First thing, this one, in case of the column, they can support a very heavy axial compressive load. They can support very heavy compressive load, but whereas in case of column,
they can support very small compressive load. You understand? So in case of column, देखिए जैसे आपको पता है F फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू सिग्मा मैक्सिमम इनटू एरिया, राइट? और इक्वल टू कर लो सिग्मा मैक्सिमम इनटू एरिया, राइट? फोर्स इसके बराबर ही। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ज़्यादा है तो आपकी फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। यू अंडरस्टैंड? सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, सो दे कैन सपोर्ट द हैवी axial compressive load. So columns, they are having the cross-sectional dimensions are large as compared to the cross-sectional dimension of the stud. So they can support the very heavy compressive load, whereas the studs can support a very small compressive load. You understand? This is one. This is the second difference. पहला तो difference क्या था कि columns are only vertical structure member designed to support the very heavy axial compressive load, whereas studs, they are not only vertical member, they are also the horizontal member, they are also the inclined member. You understand? And their cross-sectional dimensions are small as compared to the column. So it means that they can support the less axial compressive load. You understand? अब ये horizontal strut है, ये inclined struts है. So these horizontal and inclined struts, they are not called as column. What? The third member इसमें क्या है कि स्मॉल वर्टिकल मेंबर है, दैट इज कॉल्ड इसमें तीन टाइप के स्टर्ट आपके तीन टाइप के होंगे, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है और वर्टिकल है। और जो वर्टिकल मेंबर है उसको हम कॉलम कह सकते हैं, कॉलम ऑफ द शॉर्ट डिमेंशंस और स्मॉल कॉलम यू कैन से, राइट? पर्पस दोनों का सेम है, बोथ दे कैरी और बोथ दे सपोर्ट द axial compressive load. What the difference is कि column they can support the large compressive load because their cross-sectional dimensions are large as compared to the cross-sectional dimensions of the studs. You understand? So this is, you can say, this is the difference between column and studs. ये आपका आ गया column और studs के बीच में difference. You understand? अब स्टर्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो आपका मैकेनिकल वर्क्स होते हैं वहाँ पे देखिए, मैकेनिकल वर्क आपका रूफ ट्रसेस आपने देखी होगी, जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्टील बिल्डिंग्स में स्टील स्ट्रक्चर की जो आपकी रूफ ट्रसेस बनाई हैं वहाँ पे आपको स्टर्ट मेंबर्स यू कैन सी देयर, एंगल के ऊपर जो मेंबर लगे होंगे, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होंगे तो वो स्टर्ट होंगे, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ब्रिजेस में आपने देखा होगा, अगर ब्रिजेस में जो ट्रसेस वगैरह होती हैं उसमें भी जो ट्रसेस के साथ अदर मेंबर होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए वो आपके क्या है? स्टर्ट है। तो मैकेनिकल वर्क्स जो है, मैकेनिकल वर्क्स में स्टर्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर, और यू कैन से दे कैन बी यूज्ड इन द मैकेनिकल वर्क्स। व्हाट वेयरएज कॉलम they are used in the civil structure works. You understand? कॉलम जो है वो हम सिविल स्ट्रक्चर वर्क में यूज़ करते हैं। जो आपकी कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी स्टील की बिल्डिंग्स हैं, आपने देखे होगा बड़े बड़े फ्लैट्स जो हैं 17 स्टोरीज, 18 स्टोरीज, 20 स्टोरीज लाइक दिस। तो इतने बड़े बड़े फ्लैट जो हैं डिफरेंट जगह के ऊपर बनते हैं, तो वहाँ के ऊपर वो सारे जितने भी फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो वो उसका जो लोड है, मैक्सिमम लोड जो आपके कॉलम्स हैं उसके ऊपर डिज़ाइन होता है,
और कॉलम को इसलिए वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव टू डिज़ाइन, हमें डिज़ाइन करना पड़ता है कि इसमें कितना लोड ये जो विथस्टैंड कर सकेगा और किस लोड के ऊपर इसकी बकलिंग होगी, इसका फेलियर होगा। तो ये चीज़ें जो है कॉलम के केस में देखी जाती हैं। एंड यू कैन से कॉलम्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर इन द सिविल स्ट्रक्चर वर्क, यू अंडरस्टैंड। थर्ड, आपने एक चीज़ और सुना होगा, अगर मैं इसको मिटाएंगे, डिफरेंस इन द, ये मैंने पहला तो आपको डिफरेंस बता दिया कॉलम एंड स्टड्स में, कॉलम और स्टड में क्या डिफरेंस होगा। एक कैप्शन डालते हैं यहां पे, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड बार। बार और कॉलम में क्या डिफरेंस होगा। ये आपका बार है, यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर बार। अब बार में देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार, दिस इज एक्सिस ऑफ द बार, और ये फिगर इसका मैं फिगर 1, आप देखिए फिगर सेकंड भी इसकी ड्रा कर लेते हैं। Right? If you will see from the figure, because we are discussing about the difference between the column and bar. अब देखिए बार भी अगर आप देखें तो बार आपका भी वहां पे एक्शियल लोड, बार भी आपका क्या है, एक्शियल लोड को सपोर्ट करता है, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये जो लोड है ये एक्शियल लोड है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार, दिस आल्सो सपोर्ट द एक्शियल लोड। बट इसमें इन केस ऑफ बार क्या होगा, जो एक्शियल लोड होगा आपका बार के केस में, वो आपका एक्शियल लोड टेंसाइल भी होगा। देखिए दिस इज द टेंसाइल लोड, ये आपका क्या है, एक्शियल लोड है, बट ये आपका टेंसाइल है, और ये आपका क्या है, कंप्रेसिव है, यू अंडरस्टैंड। तो इन केस ऑफ बार सपोर्ट ये भी एक्शियल लोड को सपोर्ट करता है, बट both means tensile load as well as compressive load। समझ आ गया। बार आल्सो सपोर्ट द एक्शियल लोड, लेकिन ये बार जो आपका है ये भी आपका एक्शियल लोड को सपोर्ट करेगा, बट दैट विल सपोर्ट द बोथ लोड। ये टेंसाइल लोड को भी सपोर्ट करेगा और कंप्रेसिव लोड को भी सपोर्ट करेगा। बट इन केस ऑफ कॉलम, ये जो कॉलम था आपका, आप देखिए कॉलम दे ओनली सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड। तो कॉलम के केस में लिख लो, आप दोबारा मेंशन कर लेते हैं, कॉलम only support the
the axial compressive, only support the axial compressive load. You understand? This is one difference. कॉलम सिर्फ एक्शियल कंप्रेसिव लोड को ही सपोर्ट करेगा, वेयर एज बार दैट सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड. अच्छा, अब बार का सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं. जो बार का फेलियर होगा, क्योंकि दैट सपोर्ट द टेंसाइल लोड एज वेल एज द कंप्रेसिव लोड. सो फेलियर ऑफ द बार, फेलियर ऑफ द बार कैसे होगा? एक्शियल फोर्स से. फेलियर ऑफ द बार ड्यू टू एक्शियल फोर्स. यू अंडरस्टैंड? जो बार का फेलियर है, एक्शियल फोर्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट? What the failure of column failure of column कैसे होगा? Due to the large lateral deflection, due to large lateral डिफ्लेक्शन. और ये जो लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? मीन्स इसको हम कहते हैं बकलिंग, ड्यू टू बकलिंग. यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं बकलिंग. समझ आ गया? यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड बार. बार और कॉलम, बार का आपको ये कंप्लीट जो फंडा था ये आपको क्लियर हो गया कि बार और कॉलम में क्या डिफरेंस है. बार भी हमारा सपोर्ट करता है एक्शियल लोड को, बट ये सपोर्ट जो करेगा जो एक्शियल लोड को, वो आपका टेंसाइल लोड भी हो सकता है, वो आपका कंप्रेसिव लोड भी हो सकता है. यू अंडरस्टैंड? और जो फेलियर होगा बार का, वो ड्यू टू एक्शियल फोर्स फेलियर होगा. बट वेयर एज इफ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलम एंड एज पर द डेफिनेशन, क्या दिया था आपको? दे सपोर्ट, दे ओनली वर्ड यहां पे भी लिखा है, क्योंकि ये दूसरा और कोई लोड को सपोर्ट नहीं करेगा. दे ओनली सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड. बार में कंप्रेसिव लोड भी सपोर्ट कर सकता है और टेंसाइल लोड भी सपोर्ट करता है, बट दे ओनली सपोर्ट द एक्शियल कंप्रेसिव लोड. तो इफ आई टॉक टू देयर फेलियर, कि फेलियर कैसे होगा? इफ आई विल टॉक टू द फेलियर ऑफ द बार, तो बार का कैसे फेलियर होगा? दिस इज ड्यू टू द एक्शियल फोर्स. एंड वेयर एज द फेलियर ऑफ द कॉलम ड्यू टू द लार्ज amount of the lateral deflection, and the large amount of the lateral deflection, this is called the buckling. You understand? So this is the difference. अब इसमें एक बीम भी आपका आता है. अब जब बीम की बात करते हैं हम, तो बीम में आप देखिएगा, ये इसी को हम बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो बीम में क्या होता है? बीम में आपका ट्रांसवर्स लोड लगता है. बीम में आपका क्या लगता है? ट्रांसवर्स लोड लगता है. बीम में लोड जो है वो एक्शियल लोड नहीं होता, वो आपका ट्रांसवर्स लोड लगेगा बीम के सेंटर में या किसी भी पॉइंट के ऊपर. डिफरेंट पूरे बीम के ऊपर लोड लगेगा, बट ये आपका ट्रांसवर्स लोड होगा. ट्रांसवर्स लोड, राइट?
So you can say that the beam supports the transverse load. और ट्रांसवर्स सपोर्ट्स बीम को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे नीचे सपोर्ट देते हैं, राइट। और ये जो सपोर्ट आपकी होंगी, तो कॉलम का जो रोल है वो क्या है, जो रूफ जो है उसका लोड हम किसके ऊपर लेते हैं, फर्स्ट बीम के ऊपर। और बीम का जो लोड है दैट इज सपोर्टेड बाय द कॉलम्स। यू अंडरस्टैंड, जो बीम का कंप्रेसिव लोड होगा वो उसको कौन सपोर्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉलम्स, तो कॉलम्स के ऊपर होंगे। तो ये आपका बेसिक चीजें थी। डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड स्टड्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड बार क्या है, और बीम का तो रोल ही डिफरेंट है, क्योंकि बीम कभी भी आपका एक्चुअल लोड को सपोर्ट नहीं करती। बीम के ऊपर जो लोड होता है वो ट्रांसवर्स लोड होता है। यू अंडरस्टैंड, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज हाउ द कॉलम फेल। तो ये आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम आपका फेल कैसे होता है। सो सेकंड इसमें हम ऑप्शन डालते हैं, हाउ द कॉलम फेल्स। कॉलम आपके फेल्स कैसे होते हैं। फर्स्ट वी विल टेक द स्मॉल कॉलम। पहले हम कंसिडर करते हैं स्मॉल कॉलम का, जहां पे इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। राइट, दिस इज द स्मॉल वर्टिकल कॉलम। Right? So this is small वर्टिकल कॉलम या स्मॉल कॉलम आप कह सकते हैं। सो स्मॉल वर्टिकल कॉलम, जो स्मॉल कॉलम है वो उसका फेलियर कैसे होगा। यू अंडरस्टैंड, शॉर्ट कॉलम और तो पहले हम शॉर्ट फर्स्ट केस हम कहते हैं कंसिडर short column. You understand? ये शॉर्ट कॉलम कंसिडर करें, ये जो इसको स्मॉल वर्टिकल रहने दीजिए, ये आप लिखिए शॉर्ट कॉलम। Now we have to understand that in case of the short column, how the फेलियर हैपन्स। तो शॉर्ट कॉलम के केस में फेलियर कैसे होगा। अब देखिए, दिस इज योर फिगर, शॉर्ट कॉलम है
एक्चुअल कंप्रेसिव लोड P इज एक्टिंग ऑन दिस कॉलम, यू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर लोड P एक्ट कर रहा है। एंड इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड, जैसे जैसे हम लोड को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट होगा, और यू कैन से उस पॉइंट के ऊपर जो लोड है वो इतना होगा कि आपका कॉलम जो है दैट विल फेल ड्यू टू क्रशिंग। कंप्रेसिव लोड से, कि आपका कॉलम ड्यू टू कंप्रेसिव लोड से क्या होगा, फेल्स, ये लिख लेते हैं, फेल्स ड्यू टू कंप्रेसिव लोड, राइट। शॉर्ट कॉलम दे फेल ड्यू टू द कंप्रेसिव लोड, और इसको हम वी कैन से, हम इसको ये भी कह सकते हैं, वी कैन से ड्यू टू क्रशिंग, राइट। सो ड्यू टू क्रशिंग आपका कॉलम फेल होगा इफ वी विल कंसिडर द शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम के केस में ये लोड इसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है, और अगर हम इस लोड को इंक्रीज करते हैं, करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि कॉलम जो है वो जहाँ से क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, कॉलम आपका ब्रेक हो जाएगा। और ये जो कॉलम आपका ब्रेक होगा शॉर्ट कॉलम के केस में, ये आपका कैसे फेल होगा, ड्यू टू कंप्रेसिव लोड, और यू कैन से ड्यू टू क्रशिंग। इसमें एक पॉइंट और है कि अगर इफ द कॉलम इज मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल, अगर डक्टाइल मटेरियल का कॉलम है, डक्टाइल मटेरियल, राइट, if the column is made of ductile material, जो तब उसका जो फेलियर होगा, फेलियर ऑफ कॉलम कैसे होगा, ड्यू टू यील्डिंग। फेलियर ऑफ कॉलम होगा, दिस इज ड्यू टू यील्डिंग। पहला पॉइंट, अगर मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है, कॉलम, स्टील कॉलम लिया हमने, और अगर ये डक्टाइल मटेरियल का है, तो जो फेलियर कॉलम होगा तो ये क्रशिंग से ही, लेकिन इसमें कैसे होगा, ड्यू टू यील्डिंग। और अगर आपका कॉलम जो है ब्रिटल मटेरियल का है, brittle material, if the column is made of brittle material then it will fail by fracture। अगर brittle material का है तो तब आपका फेलियर क्या होगा, फेलियर of the column, this is due to fracture, right। तो फेलियर ऑफ द कॉलम कैसे होगा, ड्यू टू फ्रैक्चर। तो शॉर्ट कॉलम के केस में वी अंडरस्टूड दैट हाउ दिस कॉलम फेल्स मीन्स इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑन द कॉलम एंड देन देयर कम्स ए पॉइंट, उस वक्त आपकी लोड की जो वैल्यू इतनी मैक्सिमम होगी दैट दिस शॉर्ट कॉलम दैट विल फेल ड्यू टू द कंप्रेसिव लोड। और ये जो है प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं ड्यू टू क्रशिंग, यू अंडरस्टैंड। तो ये क्रशिंग से आपका, अगर आपका शॉर्ट कॉलम है
तो उसका जो फेलियर होगा दैट इज ड्यू टू क्रशिंग। अब इसमें बताया है कि अगर आपका मटेरियल column is made of the ductile material, then the failure of the column, this is due to yielding, and if it is made of the brittle material, तो failure of the column due to fracture. Due to fracture means crushing. You understand? तो ये फर्स्ट जो केस हमने लिया था शॉर्ट कॉलम का, that we have discussed. अब आ जाइए लॉन्ग कॉलम के ऊपर, राइट। लॉन्ग कॉलम या जिसको हम कॉलम बोलते हैं। सो लेट अस कंसिडर वेरी स्लेंडर कॉलम। यू अंडरस्टैंड? तो दूसरा हम लेते हैं कि इफ द कॉलम इज वेरी लॉन्ग, और यू कैन से स्लेंडर कॉलम। स्लेंडर कॉलम में क्या होता है कि जो आपका रेशो लेंथ टू क्रॉस सेक्शन होगा, तो रेशो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स स्लेंडरनेस में क्या होगा कि जो आपकी लेंथ होगी दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन, और यू कैन से द क्रॉस सेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ। तो दिस इज द लार्ज कॉलम हमने ले लिया ये, राइट। तो जहाँ पर भी क्या है एक्चुअल कंप्रेसिव लोड लगा, सो ये आपका लॉन्ग कॉलम आ गया। अब लॉन्ग कॉलम के केस में इसको इधर लिखिए, लॉन्ग कॉलम, राइट। अब देखिए लॉन्ग कॉलम के केस में हाउ इट फेल्स, इसका फेलियर कैसे होगा। राइट। So consider a very long column and axial compressive load P is acting on the column. You understand? Now we are discussing about the failure of long column. हम long column के failure के बारे में डिस्कस करेंगे, how it fails. Just try to understand. This is fixed here at this point, and the axial load P is acting on the column. If we keep on increasing the load, देखिए जब हम लोड बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाइए, if we keep on increasing the load, keep on increasing, then there comes a point, क्या होगा कि कॉलम की आपकी द कॉलम विल नॉट फेल ड्यू टू क्रशिंग। लॉन्ग कॉलम विल नॉट फेल ड्यू टू क्रशिंग एज वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ द शॉर्ट कॉलम। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे इसका, तो इसकी इस तरीके से तो इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन होगा। यू अंडरस्टैंड? लैटरल डिफ्लेक्शन, लार्ज लैटरल डिफ्लेक्शन यू विल सी। लोड बढ़ाते जाएंगे, लॉन्ग कॉलम है, दिस वी हैव कंसिडर्ड ए रिजिड बॉड हियर। तो लॉन्ग कॉलम है, लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि इसकी लेटरल डिफ्लेक्शन होगी, और उसके बाद भी अगर आप लोड बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आएगी
कि जो इसकी लेटरल डिफ्लेक्शन है दैट इज़ वेरी लार्ज हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर हम लोड को रिमूव करते हैं तो कॉलम विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट इट विल फेल ड्यू टू द लेटरल डिफ्लेक्शन। यू अंडरस्टैंड? कॉलम जो है लेटरल डिफ्लेक्शन से फेल हो जाएगा। ये जो लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन जो कॉलम की है इसको हम क्या बोलते हैं? बकलिंग। तो ये आपका आप कह सकते हैं लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन, राइट? तो लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन दिस इज कॉल्ड द बकलिंग। इसको हम मीन्स क्या बोलते हैं? बकलिंग। सो यू अंडरस्टैंड दैट a large column or long column, वो जो शॉर्ट कॉलम थे वो आपके फेल होते थे कैसे? एक्सियल कंप्रेसिव लोड से ड्यू टू क्रशिंग, बट लॉन्ग कॉलम फेल्स log column fail due to large amount of lateral large amount of so failure of the long column, ये था आपका large amount of the deflection, or you can say that bending in lateral, right? lateral bending की वजह से आप कह सकते हैं lateral direction, right? Bending in lateral direction. You understand? ये समझ आ गया पॉइंट? क्या था कि we keep on increasing the load on the long column. Long column will not fail due to the crushing. Then there comes a point that this column will bend like this in the lateral direction. Yeah, you understand that? And the failure of the long column is due to the large amount of the bending in the lateral direction, right? तो long column में जो failure है ये आपका होगा large amount of bending in large amount of bending in lateral direction. तो दिस इज द रीजन, ये आपका रीजन होगा कि लॉन्ग कॉलम का जो फेलियर है वो कैसे होगा। आप ये लॉन्ग कॉलम फेलियर लिख लें यहाँ पे, राइट? और ये जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ द बेंडिंग इन लैटरल डायरेक्शन है इसका अदरवाइज वी कैन से, इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी से हियर बकलिंग। वी कैन से दिस इज कॉल्ड द बकलिंग। यू अंडरस्टैंड? देखिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द बकलिंग, क्या करें? एक स्टील रूल ले लें। स्टील रूलर जो आपके पास होता है, बेयरिंग स्केल स्टील का बोले, एंड कंप्रेस इट, दोनों साइड से इसे कंप्रेस करें, एंड यू कीप ऑन कंप्रेसिंग, अप्लाइंग द फोर्स, एक्शियल फोर्स, कंप्रेसिव एक्शियल फोर्स ऑन द रोलर,
एंड अल्टीमेटली इट विल डिफ्लेक्ट होगा, लार्ज बेंडिंग होगी एंड देन इट विल फेल। यू अंडरस्टैंड? तो ये दोनों में डिफरेंस था कि जो आपका शॉर्ट कॉलम है दे फेल ड्यू टू द क्रशिंग or you can say due to the actual compressive load, what whereas ये जो आपका लॉन्ग कॉलम है क्या होगा कि अगर आप लोड को इंक्रीज करते जाएंगे, इसका एक एंड यहाँ पे फिक्स है, लोड को इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा कि जो आपका जो है दिस कॉलम दैट विल बेंड लाइक दिस, लेटरल डायरेक्शन में इसकी बेंडिंग होगी। और इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड देन there comes a point or then there comes the maximum amount of the load, जिसके बाद आपका क्या होगा, कॉलम विल कोलैप्स और कॉलम विल buckle and that is the failure of the column. You understand? So this is the difference of the short column and long column failure का. Now in order to understand the concept of the buckling, first we will understand the concept of the stability. बकलिंग का कंसेप्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी का एक कंसेप्ट पहले समझते हैं और उस स्टेबिलिटी के कंसेप्ट को देन वी विल रिलेट विद द कंसेप्ट ऑफ द बकलिंग ऑफ द कॉलम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेल. तो कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी फर्स्ट वी विल understand this. So you can say that आप लिख लेंगे कंसेप्ट, इसको मिटा दीजिए. So concept of stability. So in order to understand the concept of the buckling, we must understand first the concept of the stability and then we will relate this concept of the stability with the concept of the buckling of the column. You understand? इसको हम रिलेट करेंगे और वहां से हम बकलिंग अंडरस्टैंड. तो स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम. Stability of equilibrium. There are three types. So we need to understand the stability of the equilibrium. तो जहां पे क्या होंगे, there are कितने टाइप के हैं? There are three types of stability. There are three types of stability of equilibrium, right? फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम. Second is unstable equilibrium, right? और थर्ड आपका होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम.
So let us first, we will discuss one by one what is stable equilibrium, what is unstable equilibrium and what is neutral equilibrium. तो इसके लिए हम इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल एक डायग्राम ड्रा करेंगे यहाँ पे. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. सो लेट अस दिस वी विल शो बाय ड्राइंग द कर्व पाथ करेंगे हम. देखिए यहाँ पे दिस इज योर कर्व पाथ नंबर 1. क्योंकि ये शो करने के लिए हमें ये डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा एंड इसी तरीके से आप कर्व पाथ नंबर 2 बना लीजिए आप. दिस इज कर्व पाथ नंबर 2. राइट. और इसी तरीके से आप एक और ये आपका आ गया फ्लैट सरफेस. दिस इज योर फ्लैट सरफेस एंड दिस इज योर एक्सिस. यू अंडरस्टैंड. ये आपका कर्व्ड पाथ और कर्व्ड क्रॉस सेक्शन ले लीजिए. कोई कर्व्ड क्रॉस सेक्शन नंबर 1, कर्व्ड क्रॉस सेक्शन फिगर ये 2 है एंड फ्लैट सरफेस फिगर 3. यू अंडरस्टैंड. तो कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम: अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सो लेट अस डिस्कस one by one with the help of this figure and how we will explain. Just understand, this is your axis, neutral axis आप कह सकते हैं, and this is your spherical ball which is resting on the neutral axis. मैं कर्व क्रॉस सेक्शन नंबर 1 लेता हूँ. You understand? This is your spherical wall which is resting on the spherical cross section, and this is, you can say, this is at the equilibrium condition. Equilibrium condition का क्या मतलब है कि net forces which are acting on the ball, this is equal to 0. You understand? J ball की क्या है? This is the equilibrium condition. You understand? Path number 1, I am considering the path number 1. Now what do? You give the slight push to this ball either to the right side or to the left side of the curved surface. Slightly push करें ball को
ये आपका सपोज राइट साइड के ऊपर बाल है, जब स्लाइटली पुश करेंगे तो बाल आपका जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे आ जाएगा। अगर कर्व्ड सरफेस है और इसमें लेफ्ट साइड में पुश करेंगे तो बाल आपका इस साइड के ऊपर आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो स्लाइटली पुश द बाल, अप्लाई द फोर्स यू कैन से, एंड पुश द बाल either to the right side or to the left side from the equilibrium position. You understand here? This is your curved surface. When you will remove the force, push करेंगे, फोर्स को रिमूव करें तो क्या होगा, दिस वॉल, ये अगर आपने राइट साइड के ऊपर पुश किया है तो दिस विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और यू कैन से दिस विल कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। पुश किया, बाल आगे मूव किया, बट जैसे ही मैंने फोर्स को रिमूव किया इट विल कम टू द ओरिजिनल पोजीशन। लाइकवाइज लेफ्ट साइड के ऊपर बाल को पुश किया, इट विल कम हियर, एंड फोर्स को रिमूव किया, इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो इस किस्म का कंडीशन अराइज होगा कि जहां पे बाल तो मूव करेगा बट इट विल कम टू द ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो आपकी कंडीशन होगी, ये जो आपकी कंडीशन होगी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। यू अंडरस्टैंड? कर्व क्रॉस सेक्शन है, पुश किया और बाल अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो इसमें आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ले चलिए हम इसके ऊपर, सपोज ये फ्लैट सरफेस है, द बॉल इज रेस्टिंग हेयर, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉल। Right? The ball is resting on the equilibrium position on the flat surface. Again, I will push it towards the right or push it to the direction left. मैं राइट को पुश करता हूं तो बाल, जब राइट को पुश करूंगा तो बाल जहां पे आ जाएगा, और जब लेफ्ट को पुश करूंगा सपोज बाल जो है आपका जहां पे आ गया। यू अंडरस्टैंड? बट इन दिस केस, इन द फ्लैट सरफेस केस, वो क्या होगा, व्हेन आई विल रिमूव द फोर्स, बाल जो है दिस विल नॉट कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। बाल अगर जहां से जहां मूव किया है तो इट विल स्टे देयर एंड एक्वायर द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां पर ही रहेगा ये, ना ये आगे जाएगा ना ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, और नई पोजीशन जो इसकी होगी इट विल अडॉप्ट द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जहां पे ही रेस्ट कर जाएगा और दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। जस्ट लाइक दिस, इफ द बॉल कम्स हियर, पुश करते हैं, बॉल जहां पे आता है, यू रिमूव द फोर्स, बट बॉल विल नॉट मूव फर्दर और इट विल नॉट कम टू द ओरिजिनल पोजीशन, इट विल रिमेन देयर। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपका केस होगा फ्लैट सरफेस वाला, ये आपका होता है न्यूट्रल। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल equilibrium. You understand? We will call the neutral equilibrium. Now come to this curved cross section number 3. ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बाल की, और बाल ये आपका इस पोजीशन के ऊपर है। यू अंडरस्टैंड है? बाल आपका जहां पे है। नाउ यू डिस्प्लेस द बॉल, और यू कैन से पुश द बॉल विद सम फोर्स। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करो आप इसकी, स्लाइट, यू पुश द बॉल, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करें तो सपोज स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करता हूं, मैं कहता हूं बाल इधर आ जाता है। यू अंडरस्टैंड? अगर मैं राइट साइड के ऊपर करता हूं तो बाल इधर आ जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड के ऊपर करता हूं तो बाल आपका इधर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? अब मुझे बताइए, इफ आई रिमूव द फोर्स, टेल मी whether this spherical ball will come to its original position। क्या ये स्फेरिकल बॉल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? नहीं, इट विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट विल मूव फर्दर लाइक दिस,
और ये नीचे गिर जाएगा। इसी तरीके से ये वाला बार भी इस तरीके से फर्दर मूव करेगा और ये कर्व सरफेस से नीचे गिर जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे केसेस में ये ऐसा जो केस था, तो इस केस में आप कह सकते हैं तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल। तो ये वापस नहीं आएगा और अल्टीमेटली ये जहां से फॉल कर जाएगा। तो ये जो कंडीशन होगी, दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यू अंडरस्टैंड? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में आपने पढ़ लिया। यू अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से मूव करेगा ऐसे, तो ये आपका इधर और ये आपका इधर मूव करेगा। लेकिन इस केस में राइट, ये वापस पोजीशन में आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा? ये है तो ये इस पोजीशन में ही रहेगा और ये है तो ये इस पोजीशन में ही रहेगा। इट विल नॉट कम बैक। यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टेबिलिटी। अब इसी कंसेप्ट ऑफ द स्टेबिलिटी को दैट वी विल रिलेट विद द कॉलम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द बकलिंग। यू अंडरस्टैंड? इसी कंसेप्ट ऑफ द स्टेबिलिटी को हम कॉलम के साथ रिलेट करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द बकलिंग। सो यस, सी हियर, सो इसको मिटा देते हैं। So this concept of stability, I think this is clear to you. ये जो concept of stability मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे समझाया, डिस्कस किया, we will relate the buckling of the column with the concept of the stability. How we will relate it, just understand. क्या करें आप? कंसिडर ए रिजिड कॉलम, जहां पे हम क्या करें कि एक लॉन्ग रिजिड कॉलम जो है कंसिडर करते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड इट इज हिंट at one end, right, and the other end, ये आपका अदर एंड है, the other end is supported by the spring. You understand? तो अदर एंड जो है, this is supported by the spring, एंड ये आपका क्या गया लॉन्ग कॉलम। रिजिड का लीजिए, रिजिड का हम यहाँ पे रिजिड लेंगे, रिजिड लॉन्ग कॉलम। यू अंडरस्टैंड? इसको इस साइड पे लिखिए। सो दिस इज द लॉन्ग कॉलम hinged at one end and the other end this is supported by the spring. तो स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, दिस इज इक्वल टू के, राइट? द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू के। Why it is supported by the spring at the other end? Because the column that is attached with the hinge and
टू कीप दिस कॉलम इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि हिंज के ऊपर है तो कॉलम तो आपका इस तरीके से भी मूव हो सकता है और इधर भी आपका मूव हो सकता है, यू अंडरस्टैंड, इट इज रेस्टिंग ऑन द हिंज, यू अंडरस्टैंड। तो इस कॉलम को आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए व्हाट वी हैव डन कि एट द अदर एंड ऑफ द कॉलम दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग, और अदर एंड ऑफ द कॉलम हमने क्या किया, स्प्रिंग को जहां पे अटैच कर दिया, सो दैट कि अगर ये इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर डिफ्लेक्ट होगा तो स्प्रिंग की जो कंप्रेस फोर्स है इसको इधर वापस ले आएगी, यू अंडरस्टैंड। अगर ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग की फोर्स इसको वापस ले आएगी टू द ओरिजिनल पोजीशन, मींस इन द स्टेबल पोजीशन के ऊपर। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव अटैच्ड द स्प्रिंग ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कॉलम। स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग से दिस इज इक्वल टू के, एंड द फोर्स पी, ये आपका फोर्स पी है, दिस इज द फोर्स पी, एक्चुअल फोर्स पी, this is acting on the column like this, you understand। so as we keep on increasing the force, right, so first of all the column this is in the equilibrium position, so as we keep on increasing the force, you can say there is a deflection in the column। क्या होगा, जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो कॉलम में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, कॉलम में क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से। सो मैं कहता हूं कि कॉलम में ये डिफ्लेक्शन होता है जस्ट लाइक दिस, एज इट इज ए रिजिड कॉलम, तो हमने रिजिड कॉलम अज्यूम किया है, तो ये आपकी कॉलम में डिफ्लेक्शन हुआ, यू अंडरस्टैंड। अब ये पॉइंट आपका ए डैश हो गया, यू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, दिस पॉइंट इज ए डैश। इसको सेपरेट बना लीजिए आप, इसको सेपरेट बना लेते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो जैसे हमने फोर्स को इंक्रीज किया तो कॉलम में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। ये आपका मैं कहता हूं दिस इज फिगर नंबर 1, और दिस इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये किस में कंडीशन में है, फर्स्ट क्या है, ये आपका है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, फर्स्ट फिगर में। अब मैंने फोर्स को इंक्रीज किया, तो जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज किया तो इसमें क्या हुआ, लेटरल बेंडिंग हुई। तो मैं कहता हूं कि इसमें लेटरल बेंडिंग ऐसे होगी, पहले कॉलम आपका क्या था, ये था वर्टिकल लाइक दिस, राइट, दिस इज हिंज। अब जो लेटरल बेंडिंग हुई, मैं कहता हूं ये लेटरल बेंडिंग बहुत ज्यादा हो गया, यू अंडरस्टैंड। तो पहले कॉलम ये था, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स थी आपकी ए, ये आपका पॉइंट था ए, यू अंडरस्टैंड, फोर्स जहां पे एक्ट कर रही थी। अब जब हमने लोड को इंक्रीज किया तो कॉलम में क्या हुआ, लेटरल बेंडिंग हुई, ये जो पॉइंट हमें मिला, अब ए पॉइंट जो है ये दिस इज योर कॉलम, डिफ्लेक्ट हो गया, बेंड हो गया, तो रिजिड है तो इसलिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ही शो कर रहा हूं, यू अंडरस्टैंड। आई हैव कंसिडर द रिजिड लॉन्ग कॉलम, यू अंडरस्टैंड। बट एक्चुअल में कॉलम जो है रिजिड नहीं होता, क्या होता, फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता।
बट जहां पे मैं रिजल्ट शो कर रहा हूं तो ये पॉइंट आपका ए डैश यहां पे आ गया। अब कॉलम की जो एक्चुअल पोजीशन, जो न्यू पोजीशन है, वो होगी जहां से जहां से दिस पॉइंट इज बी, मैं इसको कहता हूं ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका ए था, राइट। और इसकी जहां से लेके जहां तक मैं लेंथ भी ले लेता हूं, ये लेंथ थी आपकी एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉलम। अब ये आपका जहां पे हो गया, यू अंडरस्टैंड दिस, ए डैश। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर कौन सी फोर्सेस थी, एक तो ये आपकी ये फोर्स है एक्सियल फोर्स, तो ये तो आपकी इस तरीके से फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी ही करेगी, राइट। एक्सियल फोर्स, दिस इज एक्टिंग लाइक दिस, ए डैश नॉट एक्सियल। राइट, दिस फोर्स पी, अब ये हो गया यहां पे एक्सियल फोर्स पी। और दूसरा क्या होगा, जहां पे ये आपकी क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स होगी, दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स का कैसे रोल आएगा, यू अंडरस्टैंड। वी हैव अटैच द स्प्रिंग टू द अदर एंड ऑफ द कॉलम। क्यों किया, बिकॉज द कॉलम इज अटैच्ड ऑन द हिंज, तो हिंज के ऊपर है, तो जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो कॉलम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, आइदर इट विल डिफ्लेक्ट टू दिस साइड और दैट साइड, यू अंडरस्टैंड। तो इसकी डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए हमने क्या किया, दूसरे एंड के ऊपर हमने स्प्रिंग जहां पे फिक्स कर दिया, यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए जब हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो कॉलम में क्या होगा, ये आपका होगी बेंडिंग, ये कॉलम में आपकी क्या होगी, बेंडिंग होगी, और यू कैन से लैटरल डिफ्लेक्शन होगी। अब लैटरल डिफ्लेक्शन तो आपकी होगी जहां पे, यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन अब जब ये कॉलम इधर आएगा तो जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग भी इस तरीके से एक्सपैंड होगा इस साइड के ऊपर, लेकिन इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगी, इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी और कोशिश करेगी कि ये जो आपका कॉलम है विच इज डिफ्लेक्टिंग अवे, इसको वापस लाने की कोशिश करेगी, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम। इफ द कॉलम इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड राइट साइड, जो स्प्रिंग फोर्स होगी दैट विल एक्ट टुवर्ड लेफ्ट साइड, यू अंडरस्टैंड, सो दैट इट विल रिस्टोर द कॉलम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यू अंडरस्टैंड। जहां पे समझ आ गई कि कॉलम को अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लाएगी। अब ये है, तो जहां पे क्या होगा, एक फोर्स पी है और एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का क्या फार्मूला होगा, मैं कहता हूं ये कितना जहां से लेके जहां तक कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये पॉइंट मैं कहता हूं दिस इज डिफ्लेक्टेड बाई एक्स। कितना डिफ्लेक्ट हुआ, एक्स हुआ, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका पॉइंट डिफ्लेक्ट हुआ एक्स। सो इट मीन्स दैट जहां पे पॉइंट बी के ऊपर टू बेंडिंग मोमेंट्स विल एक्ट, वन बेंडिंग मोमेंट दैट विल develop by this force P, and the other bending moment which is called the restoring bending moment, that is developed by the spring force, right। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, just understand। सो बेंडिंग मोमेंट होगा P into X, right। स्प्रिंग फोर्स है K into X, राइट।
तो आप कह सकते हैं, अब देखिए बी है we have two forces P and Kx acting at point A dash. You understand? तो A dash के ऊपर at A dash. You understand? अब फोर्स P की बात करते हैं हम. फोर्स P. Force P will create the bending moment at B. कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. फोर्स P जो बेंडिंग मोमेंट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, दैट विल क्रिएट द बेंडिंग मोमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? फोर्स P will create a bending moment at B. क्या कौन सा बेंडिंग मोमेंट होगा B के ऊपर फोर्स P का? This is equal to P into X. What is the distance? Line of action J है. डिस्टेंस क्या है? X है. फोर्स P into X, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो P into X. और J जो आपका मूवमेंट होगा, ये आपका होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये मूवमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब आ जाइए स्प्रिंग फोर्स. ये फर्स्ट है, सेकंड है स्प्रिंग फोर्स. K into X. Spring force K into X, J है. This is your spring force at point A dash, and this will create anti-clockwise movement. कितना होगा? This, and what is the distance? L. K X into L. L is the length. तो spring force will create मूवमेंट एट B. कितना होगा? दिस इज इक्वल टू K इंटू X स्प्रिंग फोर्स. एंड व्हाट इज J है? व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डिस्टेंस? L. KX इंटू L, राइट? KX इंटू L. और ये मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का. तो जहां से आपको पता चला कि ये फोर्स P मूवमेंट डेवलप करेगा, फोर्स P से जो मूवमेंट क्रिएट होगा, उससे क्या होगा कि जो जो आपका कॉलम है, ये मूवमेंट क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो इससे क्या होगा? इसमें आपकी डिफ्लेक्शन होगी. जब बेंडिंग होगी कॉलम की राइट साइड के ऊपर, फोर्स P विल डेवलप द मूवमेंट विच विल डिफ्लेक्ट द कॉलम और विच विल बेंड द कॉलम टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड? तो क्या करेगा? बेंडिंग करेगा कॉलम का. लेकिन उसी चीज को रोकने के लिए स्प्रिंग फोर्स जो इसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, दैट विल क्रिएट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट and that will try to restore the column to its original position. You understand? तो spring force कॉलम को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी. यू अंडरस्टैंड?
जहां तक चीजें क्लियर हैं, ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। सो यहां तक क्लियर है, राइट। तो P इंटू एक्स को मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि ये बेंडिंग कॉलम का क्या कर रहा है, कॉलम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहा है, मींस इसमें बेंडिंग डिफ्लेक्शन दे रहा है राइट साइड में। तो ये P इंटू एक्स जो है, जो फोर्स P मूवमेंट डेवलप करेगी, P इंटू एक्स, तो P इंटू एक्स को आप कह सकते हैं कि दिस इज द डिस्टर्बिंग मूवमेंट, राइट। P इंटू एक्स, आप देखिए जहां से हमें दो मूवमेंट मिले, फर्स्ट P इंटू एक्स, ये क्या हो गया, डिस्टर्बिंग मूवमेंट, एंड सेकेंड आपका K इंटू एक्स इंटू एल, ये क्या है, ये रिस्टोर करने की कोशिश करेगा इसको ओरिजिनल पोजीशन में। तो दिस इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग मूवमेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग मूवमेंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशंस हम जहां पे अप्लाई करते हैं, अब वी विल अप्लाई द फर्स्ट आ गया, इफ द रिस्टोरिंग, समझे इसे, इफ द रिस्टोरिंग मूवमेंट क्या है ये, K इंटू एक्स इंटू एल, इफ द रिस्टोरिंग मूवमेंट K इंटू एक्स इंटू एल इज, अगर ये ग्रेटर है, अगर देखिए रिस्टोरिंग मूवमेंट ग्रेटर होगा किससे, डिस्टर्बिंग मूवमेंट से। डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्या है, P इंटू एक्स, ये रिस्टोरिंग मूवमेंट है, इसकी वैल्यू ज्यादा है डिस्टर्बिंग मूवमेंट से, तो क्या करेगा ये दोबारा कॉलम को अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। यू अंडरस्टैंड, अगर आपका रिस्टोरिंग मूवमेंट ज्यादा है डिस्टर्बिंग मूवमेंट से, राइट, तो क्या होगा, देयरफॉर कॉलम विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट, ओरिजिनल पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अगर स्टोरिंग मूवमेंट आपका ज्यादा है। यू अंडरस्टैंड। और अगर सेकंड पॉइंट, अगर आपका रिस्टोरिंग मूवमेंट कम है, मींस रिस्टोरिंग मूवमेंट क्या है, स्टोरिंग मूवमेंट मीन्स K इंटू एक्स इंटू एल लेस देन, ये क्या है, लेस देन है डिस्टर्बिंग मूवमेंट। डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्या है इसका, आपका P इंटू एक्स। अगर स्टोरिंग मूवमेंट
लेस देन द डिस्टर्बिंग मोमेंट, तो क्या होगा? स्टोर करने वाला मूवमेंट क्या है? कम है डिस्टर्बिंग मूवमेंट से, तो जो कॉलम है इट विल नॉट कम टू इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या होगा? ये फॉल करता जाएगा और अल्टीमेटली ये फेलियर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपकी कंडीशन बनी, इन दिस केस कॉलम विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, राइट? तो आप कह सकते हैं इस केस में आपका जो कॉलम होगा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। समझ आ गया? कॉलम क्या होगा आपका? अनस्टेबल होगा। तो जहां पे देखिए जो स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था, ये कॉलम का हमने जो आपका कॉलम की क्या थी, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? बकलिंग के बारे में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द बकलिंग वी हैव रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आपने देखा कि अगर आपका रिस्टोरिंग मूवमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टर्बिंग मूवमेंट, डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्या है? P इंटू एक्स। रिस्टोरिंग मूवमेंट क्या है? K इंटू एक्स इंटू लैल। अगर आपका रिस्टोरिंग मूवमेंट डिस्टर्बिंग मूवमेंट से ज़्यादा है तो कॉलम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाएगा। यू कैन से दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम और द कॉलम इज स्टेबल। यू अंडरस्टैंड? बट इफ योर स्टोरिंग मूवमेंट इज लेस देन दैट ऑफ द disturbing movement, P into X, this is the disturbing movement and this is the restoring movement. If this is less than to this, तो less होने का मतलब कि disturbing movement आपका ज़्यादा है, means P is keep on increasing and increasing। तो क्या होगा? जैसे हम फोर्स P की वैल्यू, कंप्रेसिव फोर्स P की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, P into X, ये आपका जो डिस्टर्बिंग मूवमेंट है ये आपका इंक्रीज होता जाएगा। बट जो आपका रिस्टोरिंग मूवमेंट है ये रिमेन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज आएगी नहीं। स्प्रिंग फोर्स इज कांस्टेंट, L इज द लेंथ ऑफ द कॉलम इज कांस्टेंट, सो इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। बट ओनली द चेंज इज दैट इज इनटू द डिस्टर्बिंग मूवमेंट। और डिस्टर्बिंग मूवमेंट में कैसे चेंज होगा कि अगर हम फोर्स P को बढ़ाते जाएंगे इसकी डिफ्लेक्शन होती जाएगी और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जबकि आपका रिस्टोरिंग मूवमेंट आपके डिस्टर्बिंग मूवमेंट से कम हो जाएगा और उस वक्त ये कॉलम आपका ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस नहीं आएगा और कॉलम आपका फेल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? ये तो दो कंडीशंस के बारे में पढ़ा। अब थर्ड कंडीशन के बारे में करते हैं। जहां तक तो दो कंडीशंस हो गया। एक कंडीशन थी जिसमें रिस्टोरिंग मूवमेंट दैट इज ग्रेटर देन द डिस्टर्बिंग मूवमेंट, तो उस वक्त क्या होगा? दैट इज द स्टेबल कंडीशन स्टेबल कंडीशन ऑफ द कॉलम। एंड व्हेन द रिस्टोरिंग मूवमेंट इज लेस देन द डिस्टर्बिंग मूवमेंट, दिस इज द unstable position of the column, and this unstable position of the column that you can say that is called the buckling of the column. You understand? So this is how you related the concept of the stability with the concept of the buckling of the column. You understand? अब इसमें एक थर्ड कंडीशन आपकी आती है। देखो, फर्स्ट कंडीशन हमने लिया कि जब आपका P into X ग्रेटर देन मीन्स डिस्टर्बिंग मूवमेंट ग्रेटर देन रिस्टोरिंग मूवमेंट होगा, वो कंडीशन आपकी अनस्टेबल होगी। जब डिस्टर्बिंग मूवमेंट लेस देन रिस्टोरिंग मूवमेंट होगा, राइट, तो वो आपकी कंडीशन स्टेबल होगी। और थर्ड कंडीशन देखिए, अगर थर्ड कंडीशन ये आती है कि P into X, अगर आपका डिस्टर्बिंग मूवमेंट
Understand this. P into x, this is equal to K into x into L. P into x क्या है? डिस्टर्बिंग मोमेंट. दिस इज इक्वल टू K into x क्या है? रिस्टोरिंग मोमेंट. राइट. तो थर्ड कंडीशन ये भी होगी. दो कंडीशन तो हमने पीछे पढ़ी. P इंटू एक्स लेस देन K इंटू एक्स इंटू एल. P इंटू एक्स लेस देन K इंटू एक्स इंटू एल एंड P इंटू एक्स ग्रेटर देन दिस. तो अगर ये इक्वल है तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि P आपका क्या होगा? ये x और x कैंसिल होगा. P आपका होगा K इंटू एल. ये जो आपका P K इंटू एल है, द लोड P, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल लोड. यू अंडरस्टैंड? तो ये आप क्या कह सकते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड द एट क्रिटिकल लोड. तो दिस इज यू कैन से दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द कॉलम. ये आप जो हम पढ़ रहे हैं, ये तीसरा, ये है क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द कॉलम. और क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द कॉलम क्या है? व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द कॉलम? व्हेन द डिस्टर्बिंग मूवमेंट, ये वाला, व्हेन द डिस्टर्बिंग मूवमेंट, ऐसे लिखो ये, व्हेन द डिस्टर्बिंग मूवमेंट, दिस इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग मूवमेंट. तो ये जो क्रिटिकल कंडीशन होगी कॉलम की, और ये जो लोड होगा P, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल लोड. PCR, इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल लोड ऑन द कॉलम एंड दिस इज इक्वल टू K इंटू एल. यू अंडरस्टैंड? सो P एट दिस टाइम, जब आपका डिस्टर्बिंग मूवमेंट, दिस इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग मूवमेंट होगा. So this is called the critical condition of the column and the load P is called as the critical load. So PC क्या है? What is your PC? PC, this is critical load. ये PC critical load क्या है? Critical load means what? Critical load means the maximum amount of the load. You understand? Maximum amount of the load which is acting on the column and the column does not experiences the bending deflection. इस मैक्सिमम लोड के ऊपर ये एक मैक्सिमम कंडीशन होगी लोड की कि आपका कॉलम बेंडिंग डिफ्लेक्शन नहीं होगी. लेकिन अगर उसके बाद, उस लोड के बाद, दिस इज द मैक्सिमम लोड जिसके ऊपर द कॉलम डज नॉट एक्सपीरियंस द बेंडिंग डिफ्लेक्शन, बट इसके बाद इफ देर इज ए स्मॉल इंक्रीज ऑफ द लोड, if there is a small increase of the load, then there will be the large bending deflection. You understand? तो ये जो आपका मार्जिन है, this is, you can say, this is the margin of the load, maximum value of the load, जिसके ऊपर इसकी maximum deflection नहीं, but slightly if we will increase on this margin, इस मार्जिन ऑफ द लोड के ऊपर अगर स्लाइटली हम इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल बी देयर विल बी द डिफ्लेक्शन, और यू कैन से देयर विल बी द बेंडिंग इन द कॉलम. यू अंडरस्टैंड? तो इस लोड को से देखिए, ये मैं लोड इसके ऊपर था 10 किलो न्यूटन. यू अंडरस्टैंड? सो आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड ऑन दिस कॉलम. 10 का 15 हो गया, 20, 30, 40 से 100 किलो न्यूटन के ऊपर मेरा लोड पहुंचा. स्टिल देर इज नो डिफ्लेक्शन, स्टिल देर इज नो बेंडिंग. बट अब इसके बाद 100 के बाद दिस इज द मार्जिन ऑफ द लोड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोड विच दिस कॉलम कैन विथस्टैंड.
without deflection. But if I will increase say 100.5 kilonewton भी करूँ, थोड़ा सा भी फ्रैक्शन में I will increase the load, then there will be the huge deflection, or you can say there will be the bending in the column, deflection in the column, or you can say then there is the buckling in the column. तो ये जो आपका अमाउंट है PC, you can say this is the maximum value of load, right? Maximum value of load at which column does not experience any डिफ्लेक्शन और बेंडिंग। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी लोड की जिसके ऊपर कॉलम में डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड है, दिस इज डिनोटेड बाय PCR, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन मीन्स अगर इसके बाद हम लोड को बढ़ाएंगे, पहले तो ये कॉलम क्या था, ये स्टेबल कंडीशंस के ऊपर था, हम लोड बढ़ाते जा रहे थे, कॉलम स्टिल इन द स्टेबल कंडीशन। लेकिन उसके बाद जैसे हमने लोड बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते कॉलम जो है इस पोजीशन के ऊपर पहुंचा, इसका क्या हो गया, बेंडिंग हो गया, इसकी बेंडिंग, इट एक्सपीरियंस द बेंडिंग। वो जो लोड होगा, जिस लोड के ऊपर यू कैन से द बेंडिंग और द डिफ्लेक्शन और द लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम will start, that load you can say that load is called the critical load, and this is equal to the K into L. You understand? That is called the critical load, and that is equal to K into L. You understand? Right. तो क्रिटिकल लोड के ऊपर इसका बेंडिंग स्टार्ट होगा, एंड इफ भी जब तो बेंडिंग स्टार्ट होगा, स्टिल वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड। 100.5 किलो न्यूटन के ऊपर क्या हुआ, बेंडिंग हुआ। अब उसके बाद इसको बढ़ाते जाइए तो इसका डिफ्लेक्शन का वैल्यू जो है, बेंडिंग का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड, एंड इफ वी विल रिमूव द लोड देन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बट देन देयर कम्स ए पॉइंट, जब हम लोड बढ़ाते जाएंगे, जब फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अगर हम उसके इतना ज़्यादा इसका लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा कि अगर हम लोड को रिमूव भी करते हैं तो इट विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट इट विल फॉल लाइक दिस, इट विल बक्कल लाइक दिस। ये क्या होगा, फॉल हो जाएगा, बक्कल हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड द बकलिंग ऑफ द कॉलम। यू अंडरस्टैंड? तो क्रिटिकल लोड का भी आपको क्लियर हो गया, क्रिटिकल लोड PCR, दिस इज इक्वल टू K into L। यू अंडरस्टैंड? तो बकलिंग का कंक्लूजन अगर मैं दूं आपको, तो बकलिंग का कंक्लूजन तो आपको पता लग गया कि व्हाट इज द तो कंक्लूजन क्या है निकला इसमें, बकलिंग का, राइट। तो क्या था, द कॉलम इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, द लोड इज 0 हेयर, राइट। अब उसके ऊपर क्या है, इसका लोड इसको हम अप्लाई करते हैं और इस लोड को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? जब इस लोड को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड है, अगर उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड के बाद इफ वी विल स्लाइटली इंक्रीज द लोड, द कॉलम विल स्टार्ट बेंडिंग। यू अंडरस्टैंड? वो जो वैल्यू होगा, मार्जिन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड, जिसे हम मार्जिन वैल्यू कह सकते हैं,
वो होगा आपका क्रिटिकल लोड, राइट। तो उसके बाद लोड को अगर हम रिमूव करते हैं, डिफ्लेक्शन होगा, लोड को रिमूव करते हैं तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यू कैन से ये जहां तक जो था वो स्टेबल कंडीशन में है। मींस जब हम लोड को रिमूव करें, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आए, तो ये स्टेबल कंडीशन है। अब नाउ इसके बाद भी हम लोड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। यू अंडरस्टैंड, इंक्रीज करते जाते हैं। तो जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करते जाते हैं, इसका लैटरल डिफ्लेक्शन या बेंडिंग वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, राइट। देन देयर कम्स ए पॉइंट, मींस वो जो लोड होगा एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि इफ वी रिमूव द लोड, कि अगर हम लोड को इंक्रीज करें या रिमूव कर लें, बट स्टिल उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी ज़्यादा उसकी लार्ज डिफ्लेक्शन बेंडिंग हो जाएगी कि ये कॉलम फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, इसका फेलियर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं बकलिंग ऑफ द कॉलम। यू अंडरस्टैंड, बकलिंग ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, बकलिंग ऑफ द कॉलम। तो ये जो इक्वेशन हमने बकलिंग ऑफ द क्रिटिकल लोड की जो इक्वेशन निकाली थी हमने रिजिड कॉलम को क्या कंसिडर किया था, रिजिड कॉलम को मैंने कंसिडर किया, और उस रिजिड कॉलम था तो इक्वेशंस के स्टेट की थी, मैंने कंपेयर किया, निकाली। बट ओरिजिनली जो कॉलम होंगे वो आपके स्टेट तो होगा नहीं, ओरिजिनली जो कॉलम होंगे वो आपके क्या होंगे, बेंडिंग में होंगे। जो डिफ्लेक्शन होगी इस तरीके से बेंडिंग में होगी। तो इसको क्रिटिकल लोड निकालने के लिए हम एल्योर इक्वेशंस फार्मूला दिया है एल्योर्स ने। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम क्रिटिकल लोड ऑन द एक्चुअल कॉलम, और एक्चुअल कॉलम का मतलब है व्हेन देयर इज ए बेंडिंग, स्ट्रेट नहीं होगा, रिजिड नहीं होगा। एक्चुअल कॉलम के ऊपर क्रिटिकल लोड को हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका हम डेरिवेशन करेंगे, पूरे अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करेंगे। सेकंड लेक्चर वो होगा। सो आई विल से कि सेकंड लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और उसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज़, आपको लेंथ इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, डिफरेंट आपको एंड कंडीशंस दी होंगी, डिफरेंट आपको स्पोर्ट्स दिया होगा। तो इस तरीके से वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो भी लेक्चर मैंने, फर्स्ट लेक्चर था मेरा, सो आई थिंक दिस इज द कंसेप्ट, इसमें बहुत था कंसेप्ट। कॉलम्स क्या हैं, कॉलम का फेलियर्स कैसे होता है, चार्ट कॉलम का फेलियर कैसे है, लॉन्ग कॉलम का फेलियर कैसे है, राइट। बकलिंग किसे कहते हैं, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, वो कैसे रिलेट होता है इसमें बकलिंग के साथ। तो ये सारी चीज़ें आज हमने, क्रिटिकल लोड क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर की हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मेरा स्टार्ट होगा एल्योर्स इक्वेशन और एल्योर्स फार्मूला ऑफ द बकलिंग, वो हम ड्राइव करेंगे और उसको भी कंसेप्ट उसको बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से क्या है। तो सेकंड लेक्चर का आप वेट कीजिए। फर्स्ट लेक्चर जो है मेरा ये शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स में मैक्सिमम के पास जाए। और टुडे दिस इज इनफ नाउ, सो थैंक यू वेरी मच।